जो होता है आप सभी समझ गए हैं कि परिमेय संख्या जानने से पहले हमें करना यह है कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या को जानना जरूरी है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो P बाटा Q के रूप में हो परंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। अगर Q का मान 0 के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि वह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि हम यहाँ 2/5 लिख दिए। कितना लिख दिए? 2/5। यहाँ हमारे पास P का मान कितना है? 2 है और Q का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ पे देखिए हर, नीचे इसको हम क्या कहते हैं? P को हम अंश कहते हैं और Q को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हर का मान नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 हो गया तो समझ लीजिए कि परिमेय संख्या नहीं है। ओके, Q का मान 0 के अलावा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो यह परिमेय संख्या होगा। अगर 0 केवल आएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं है। ओके, क्लियर? जैसे यहाँ फिर समझिए तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। उसी को ले लीजिए 2 बाटा अगर हम 0 कर दें तो अब यह परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q का मान जो है क्या है? 0 आ गया। Q का मान कितना आ गया? 0। जबकि क्या होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अब आइए दूसरा स्टेप समझते हैं। यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन परिमेय संख्या का पहला स्टेप समझ गए, है ना? क्या समझ गए? P बाटा Q के रूप में होता है। P बाटा Q के रूप में होता है, किंतु Q बराबर 0 नहीं होगा। यह हो गया पहला स्टेप। परिमेय संख्या का पहला स्टेप हो गया कि जो P बाटा Q के रूप में हो किंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं हो। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि P बाटा Q के रूप में हो लेकिन वह सरलतम रूप में हो, है ना? अब यह जो है परिमेय संख्या P बाटा Q के सरलतम रूप में होता है। अब यह सरलतम रूप क्या होता है समझते हैं। P बाटा Q के सरलतम रूप में होता है। कौन सी होता है? परिमेय संख्या। केवल मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना जी? यह परिमेय संख्या के रूप में होता है लेकिन वह सरलतम रूप में होता है। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ समझिए हम यहाँ 5/15 लिख दिए। 5/15 लिख दिए, या 5/15 सरलतम रूप में है? नहीं। 5/15 सरलतम रूप में है? नहीं है। इसका सरलतम रूप क्या होगा? इसका सरलतम रूप होगा, यह कटेगा तो कितना होगा? 1 और यहाँ 3। अब यह 5/3 का सरलतम रूप हो गया 1/3। अब यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है, लेकिन में क्या है कि 5/15 परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है। कारण क्या है परिमेय नहीं है? क्योंकि यह सरलतम रूप में नहीं है। यह हमेशा सरलतम रूप में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका सार्ध गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 5/15 का सार्ध गुणनखंड क्या है? 5 है, क्योंकि 5 से कट रहा है। इसका जब सार्ध गुणनखंड निकालिएगा दोनों में
उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 5 हो रहा है, इसलिए यह जो है परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं रखेंगे। तब ये क्या हो गया, भिन्न हो जाएगा। भिन्न संख्या में कोई बाध्यता नहीं है। बाध्यता इसलिए नहीं है कि वह सरलतम रूप में ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है ना, कौन सी में, भिन्न संख्या में। लेकिन परिमेय संख्या में यह दूसरा स्टेप में होना चाहिए कि वह सरलतम रूप में भी होना चाहिए। ई बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप ई बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन सरलतम रूप में हो, तभी जाकर के वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तीसरा स्टेप में है, तीसरा स्टेप यह कहता है कि परिमेय संख्या जो होता है वह हमेशा जो है ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है और धनात्मक संख्या भी हो सकता है। कौन सी, परिमेय संख्या। और ये भी याद रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना है, सभी प्राकृत पूर्ण, पूर्णांक, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं परिमेय होती है, परिमेय होती है। समझ में आ रहा है? सभी प्राकृतिक संख्या भी क्या होता है बाबू, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या। एक नजर आपको मैं बता दूं, प्राकृत के बारे में बता दूं, जो गिनती होता है 1 2 3 4 के कहां तक, अनंत तक, यह प्राकृतिक संख्या हो गई। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या यह है, इस प्राकृतिक संख्या में जब 0 डाल देंगे शुरू में, यानी पूर्ण संख्या कहां से, 0 1 2 3 4, यह भी अनंत तक है, इसका भी कोई अंश नहीं है। तब यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। समझ रहे हो ना, ये पूर्ण संख्या हो गया। ये भी पूर्ण संख्या जो है 0 है, लेकिन 0 भी क्या है, प्राकृत संख्या है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि 0 प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो 0 भी प्राकृत संख्या है। 1 भी, 2 भी, 3 4 5 7 8 जितना है गिनती के संख्या सभी जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब बारी है पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या आपको समझना है, पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या के साथ ही बनता है, इसमें एक ऋणात्मक संख्या जोड़ दी जाती है, तब वो पूर्ण संख्या हो जाता है। वो कैसे होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम इस पर आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या को हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। पूर्णांक संख्या यहाँ पर, पूर्णांक संख्या जैसे यहाँ 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 3 4, ये भी क्या है, अनंत। यह कौन संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन जैसे हम इसमें माइनस लगाएंगे बाएं, -1 -2 -3, ये भी क्या है, अनंत है। इधर भी अनंत बढ़ेगा और इधर भी अनंत है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इधर वाला भाग जो होगा, इधर वाला भाग यहाँ से 0 से इधर, इस संख्या को धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक। और इस पर से जो इधर आता है इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो यह ऋणात्मक संख्या है और इधर क्या है, धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ 0 भी क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या।
यानी पूर्णांक संख्या में कौन कौन आता है? सारी संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या हो जाती है। सारी संख्याएं का मतलब क्या? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ये सभी जो है, यह जितना है ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ध्यान देंगे, पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक संख्या में धनात्मक बड़ा होता है। क्या होता है? धनात्मक बड़ा होता है और ऋणात्मक क्या होता है? छोटा होता है। अब इसकी हम गिनती कैसे करते हैं? इधर से जब हम चलेंगे, इधर से, तो ये कौन सी है? बढ़ते क्रम है। क्या है? बढ़ते क्रम। ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। जैसे देखिए 3 से बड़ा क्या है? -2, यानी -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1 से बड़ा 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4। ठीक है, इधर से यानी कि बाएं से दाएं जब आएंगे तो बढ़ते क्रम में होगा। जैसे हम दाहिने से बाएं आएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा? घटते क्रम, घटते क्रम हो जाएगा। इसका यह घटते क्रम में हो गया। जैसे देखिए 8 से छोटा 3, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 1, 0, 0 से भी छोटा है -1, -1 से भी छोटा है, -2 से भी छोटा, -3 से छोटा, -4 से छोटा। इसलिए ऋणात्मक संख्या में जिसका मान बढ़ते क्रम में दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, वह छोटा हो जाता है। ऋणात्मक में जो बड़ा होता है, दिख रहा है, देखने में बड़ा लगता है, लेकिन वह छोटा होता है। और धनात्मक में जो बड़ा है तो बड़ा होता ही है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे मिटाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -4 और -9, इसमें बड़ा कौन है? इसी चीज को देखना है कि बड़ा कौन है। तो देखिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। यह देखने में 9 बड़ा लग रहा है ना, और देखने में 4 छोटा लग रहा है, लेकिन दोनों में माइनस का चिन्ह है। तो अभी हम क्या बताएं, जो देखने में बड़ा लगेगा वही छोटा हो जाएगा, उल्टा। ये क्या है? छोटा। क्या है? छोटा है। और ये क्या है? बड़ा। समझ में आ रहा है बात? चलिए 0 लिख दिए, और यहाँ हम -2, 4, 6, 8 यानी कि 2428 लिख दिए। अब इसमें बड़ा कौन है? 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 0 जो है धनात्मक है। क्या है? इसमें चिन्ह नहीं है ना। अब आइए 0 के बारे में हम एक बात करते हैं, और 0 के बारे में हम समझते हैं। 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? इस चीज पर बात कर ले। 0 बताइए, धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो याद रखना है, एक ही बात याद रखना है कि 0 न तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। 0 ऋणात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता। 0 के पहले हम -0 लिखेंगे तो ये क्या है? गलत। 0 के पहले माइनस नहीं लिखाता है। इसलिए नहीं लिखाता है कि 0 ऋणात्मक संख्या नहीं होता, 0 धनात्मक संख्या नहीं होता, इसको स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, इसलिए 0 न तो ऋणात्मक है न तो धनात्मक है, लेकिन 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना? तो 0 के बारे में समझ गए, हो गया ना? अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, क्यों हल्ला कर रही है। अब ये समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बता रहे थे परिमेय संख्या की बात। तो परिमेय संख्या में क्या बता रहे थे कि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी परिमेय है
यानी गिनती के संख्या 1 2 3। अब इसमें क्या है, एक में भी नीचे एक छुपा हुआ है। कोई भी प्राकृतिक संख्या अकेला अंक है तो उसके नीचे एक छुपा रहता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के नीचे भी क्या है, 1, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब हमको नहीं लग रहा है कि परिमेय संख्या में आपको दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगा क्या, समझ में आ गया। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। परिमेय संख्या में सबसे महत्वपूर्ण है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड में हम चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। छोटा बड़ा समझ में आ गया। चौथा नंबर है परिमेय संख्या में 4 नंबर क्या है, 4 नंबर पर समझना है। एक चिन्ह मैं आपके पास लिख रहा हूं, सामने देखिएगा। एक चिन्ह है, क्या है चिन्ह, यह चिन्ह है कौन सी का, रूट का। ये चिन्ह क्या है, रूट में है, क्या है, रूट। इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको हम वर्गमूल बोलते हैं। तो इस स्क्वायर रूट में खूब बढ़िया से समझिएगा, स्क्वायर रूट में अगर कोई अंक है इसमें और वह पूर्ण वर्ग हो जाए तब वह परिमेय है। अगर स्क्वायर रूट में रहे और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो तब वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 36। एक और संख्या लिखते हैं, संख्या यहाँ पे एक है 5। एक और संख्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, 9/25। एक संख्या है हम यहाँ लिख देते हैं 9/5। ठीक है। अब इसी संख्या को समझना है कि क्या कौन इसमें परिमेय है और कौन अपरिमेय। ठीक है, परिमेय कौन है, केवल परिमेय चुनना है। अपरिमेय के बारे में एकदम सुंदर क्लास जो है, एकदम इसके बाद में मैं आपको दूंगा, केवल अपरिमेय के बारे में, जो कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं, एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में, एकदम फिक्स हो जाएगा। वह खेल खेल में आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पे परिमेय संख्या की बात मैं जो बता रहा हूँ, तो देखिए 36 है तो 36 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्यों, एक ही संख्या में एक ही संख्या से गुना करना है। जब इतना मिल जाए तो समझ लीजिए कि परिमेय है। जैसे 36 है तो 6 में हम क्या करते हैं, 6 से 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। 6 है लेकिन 6 को 6 से गुना करना होगा तो 36 मिल गया, इसलिए ये कथी कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। 5 है, जरा 5 को जरा देखिए तो 5 किस पहाड़ा में मिलता है। अगर हम इस 5 को हम 5 से गुना करें तो 25 हो जाएगा। अगर हम 2 में 2 से गुना करें तो 4 हो जाएगा। हम 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा। अब 1 के बाद कौन संख्या आता है, 2 ही ना आता है। तो 2 में 2 से गुना किए तो 4 आ गया। अब 2 के बाद कौन संख्या आता है, 3। तो जरा देखिए तो 3 में हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 9। तो बताइए 5 किसके बीच में है, 9 और 4 के बीच में। 9 यानी 4 और 9 के बीच में 5 है, यानी 5 का पूरा वर्गमूल होगा, नहीं होगा। इसलिए 5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। कि क्या है बाद में बताएंगे। अब इसको देखिएगा, 9 है तो 9 जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, किसका वर्ग है, 3 का। देखिए यहाँ 3 किया 9, यानी इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो गया, 25 किसका वर्ग है, 5 का। देखिए यहाँ 5 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि √9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, और √5 का 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। इसलिए 3/5 हमारा इस वर्गमूल हो गया, इस पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। आ रहा है समझ में। इसको देखिए 9 का तो वर्गमूल हो जाएगा कितना, 3।
इसका तो 3 हो गया, लेकिन इसका होगा 5 का नहीं होगा, इसी तरह रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा 5। तो यह जब रूट में आ गया, रूट का चिन्ह दिख गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तभी परिमेय संख्या नहीं है। जब इसका पूर्ण वर्ग हो जाता तब क्या कहलाता? परिमेय संख्या कहलाता। कोई दिक्कत समझ में अब आ गया? इसके बाद का जो क्लास चलेगा परिमेय क्लास, माने अपरिमेय पर चलेगा, तब वहां आपको मैं क्लियर करूंगा कि अपरिमेय क्या क्या होता है ना। उस समय एकदम मैंने इसके बाद इसका मैं एक ट्रिक आपको दूंगा, इसके जस्ट वाला क्लास में अभी भी है ना, थोड़ी देर बाद मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यह विश्लेषण करके हमने बता दिया, एकदम मैंने विश्लेषण करके बताए हैं कि आप समझ जाइए कि परिमेय संख्या में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से जो है प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी संख्या जो है परिमेय है, यह सब आप लोगों को क्लियर हो गया। छोटा बड़ा भी समझ में आ गया, पूर्णांक संख्या है ना, कौन छोटा कहलाएगा कौन बड़ा। तो परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी। जैसे यहाँ क्या -2/3 कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय। तो परिमेय ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। कोई दिक्कत? इसके बाद का क्लास है ना बहुत ही दमदार होगा और आपको एकदम मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके माइंड में एकदम मैंने जो है सेट कर देंगे, है ना। चलिए इसी के साथ अभी का क्लास समाप्त करते हैं। जस्ट इसके बाद का क्लास जो होगा आपके माइंड को रिफ्रेश करने वाला क्लास होगा, एकदम दमदार क्लास होगा। चलिए ओके, थैंक यू।